नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर अमित सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रवादी नेता में, और मैंने कहा था कि इस क्लास का एक वीडियो और बनेगा, तो उसके तहत मैं बात करने फिर से आया हूं आपसे। और हम सुभाष चंद्र बोस पर बात कर रहे थे। हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी किस पर? सुभाष चंद्र बोस पर। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से पेशावर से रूस होते हुए बर्लिन पहुंच गए थे। वहां जाकर के उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया था। और उसके बाद अब वो वहां पर क्या काम करेंगे, ओरलैंडो माजोटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब आगे की घटनाओं में। मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि वो कहाँ पहुँच गए थे, बर्लिन पहुँच गए थे। और बर्लिन पहुँचने के बाद की बातें अब हम यहाँ से करने वाले हैं। तो यहाँ पर बर्लिन में सबसे पहले स्वतंत्र भारत, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक केंद्र बनाया गया था जिसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की कब की? 2 नवंबर 1941 को। कब स्थापना की? 2 नवंबर 1941 को। कहां पर? बर्लिन में। स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कहोगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। एक चीज समझना, यह स्वतंत्र भारत केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब आजाद हिंद फौज के द्वारा भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, तो कहीं ना कहीं इस अस्थायी सरकार के गठन में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था स्वतंत्र भारत केंद्र का। यानी इसका पूर्वगामी माना जाता है। आपसे पूछ ले, स्वतंत्र भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का पूर्वगामी इसे माना जाता है, तो स्वतंत्र भारत केंद्र को, जिसकी स्थापना 2 नवंबर 1941 को कहाँ पर हुई थी? बर्लिन में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। क्लियर? अच्छा, इसकी घोषणा तो सिंगापुर में हुई थी, है ना? ये कार्य सिंगापुर का है, जिसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लगभग 2 वर्ष बाद की बात है, ये 1943 के आसपास के। तो उसका मैंने केवल आपको थोड़ा सा ये बताया कि इसका पूर्वगामी इसको माना जाता है। क्लियर? अब देखिए इसे आज़ाद हिंद फौज जो सैन्य दल था, भारत का प्रमुख सैन्य दल, प्रारंभिक सैन्य दलों में इसका स्थान है। एक बात ये समझनी है। अगली बात, इस सैन्य दल का जो गठन किया गया था, इसका प्रयोग जो भारत बर्मा की सीमा थी, भारत बर्मा की सीमा पर किया गया। सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्र भारत केंद्र की। तो स्वतंत्र भारत केंद्र जो था, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। यह अर्ध राजनीतिक, समझिए, पूर्णतः राजनीतिक नहीं है, अर्ध राजनीतिक संस्था थी। एक तो ये ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा हूं? स्वतंत्र भारत केंद्र की। दूसरा, इसके संबंध जो थे वो बर्लिन के विदेश विभाग से, और
इन संबंधों की बात करें हम, तो ये संबंध इस प्रकार के से थे कि जिस प्रकार से किसी पृथक विदेशी देश के साथ, विदेशी राज्य के साथ संबंध हो, एक अलग से देश के साथ संबंध हो, इस प्रकार के संबंध है। यानी आंतरिक दृष्टिकोण से यह जो संस्था थी ये पूरी तरह से स्वतंत्र थी। क्लियर? इसके नाजी दल से भी संबंध बताए जाते हैं, वहां का प्रमुख दल, उससे भी इसके संबंध थे। यानी पूरी तरीके से जर्मनी की सहायता ली गई इसकी स्थापना करने में, और जर्मनी को तैयार किया गया कि वो भारतीयों की स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। यहां तक की बात समझ में आ गई। जर्मनी से एक बात और कह दूं मैं आपको, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी उद्बोधन यहीं पर मिला था सबसे पहले। जो हम नेताजी करते हैं वो भारतीयों ने नहीं कहा था सबसे पहले, भारतीयों ने कहा था, लेकिन वहां पर, कहां पर, बर्लिन में। तो इनको ये नेताजी शब्द या नेताजी जो उपाधि है ये बर्लिन की देन है, जर्मनी की देन है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद घटनाक्रम में क्या बदलाव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रगति पर था, और द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ है इंग्लैंड और अमेरिका, अमेरिका इंग्लैंड के साथ था, और अब इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड जापान का पूर्णतः विरोधी है, तो जापान से जो युद्ध हुआ उसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या आप कहें सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इंग्लैंड के द्वारा 8 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा की गई। ठीक है, और फरवरी तक इंग्लैंड के द्वारा परास्त हो गई इंग्लैंड सरकार, और फरवरी में इंग्लैंड की सेना द्वारा हथियार डाल दिए गए, इंग्लैंड परास्त हो गया पूरी तरह से। अब इससे पॉजिटिव रेस्पॉन्स क्या मिलेगा? पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये मिला कि अब यहां से इंग्लैंड जैसे ही परास्त हो गया तो संभावनाएं जागृत हुई, और संभावनाएं जागृत होते ही अब मैं नेताजी नाम से संबोधित करूंगा भैया इनको। नेताजी ने पूर्वी एशिया में अपना गढ़ बनाने की योजना बना ली, और पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र था, जापान के आसपास, इंडोनेशिया वगैरह, ये जो इधर के जो देश हैं, इधर जाने की योजना बनाई, और अपना केंद्र बनाने की योजना इनके द्वारा तैयार की गई, और उसके लिए इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया कि अब भैया इंग्लैंड इधर आ रहा है, अपने को जापान चलना चाहिए, जापान के आसपास के क्षेत्रों में चलना चाहिए, वहां से भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य प्रारंभ करने चाहिए। और इसी समय इन्होंने जो पूर्वी एशियाई देशों में लगभग 30 लाख के आसपास जो भारतीय लोग रह रहे थे, उन 30 लाख के आसपास भारतीय लोगों को एकत्रित करके पूर्वी एशिया में इन्होंने लगभग 30 लाख भारतीयों को तैयार कर लिया कि अब वो भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष है उसको और भी तीव्र रूप देंगे, तेज प्रारंभ करेंगे। क्लियर? अब यहां से इन्होंने योजना तो बना ली थी, और अब उसके लिए ये कहां पहुंच गए? टोक्यो पहुंच गए। टोक्यो, और टोक्यो पहुंचे 1943, डेट थी 16 मई। 16 मई 1943 को ये कहां पहुंच गए? टोक्यो पहुंच गए, और वहां पहुंच करके इनके द्वारा जो जापान के प्रधानमंत्री थे जनरल तोजो,
ये कौन थे? जापानी प्रधानमंत्री। और इनसे क्या की की गई? इनसे इन्होंने की मुलाकात, इनसे मिले जनरल तोजो, और मुलाकात करके इनसे भारत की आज़ादी के लिए सहायता मांगी और इनके द्वारा भारतीय जनमानस की सहायता करने का आश्वासन भी दिया गया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम अंग्रेजों के विरुद्ध, इंग्लैंड के विरुद्ध हम आपकी सहायता करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, यहां पूरा काम कर लिया इन्होंने, जापान को अपनी बातों से पूरी तरह से तैयार कर लिया, यानी जापान। और जापान से फिर ये पहुंच गए कहां पर? सिंगापुर। सिंगापुर भी इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर पहुंचने तुरंत 2 महीने के अंदर अंदर ही, 1.5-2 महीने में, यानी 1 जुलाई को पहुंचे थे, यानी 2 जुलाई को, 2 जुलाई 1943 सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर में एक जगह थी जिसका नाम था शामोवांग, और इस समय सिंगापुर में किसके साथ थे? रास बिहारी बोस के साथ। मैंने आपको पहले एक बात कही थी पिछली क्लास में, मतलब जब रास बिहारी बोस को पढ़ रहे थे, मैंने कि सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने से पहले रास बिहारी बोस के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को विश्व पटल पर लाने में उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास और रास बिहारी बोस का सबसे बड़ा हाथ था। उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपने में रास बिहारी बोस का महत्वपूर्ण स्थान था। इतनी बात क्लियर। तो रास बिहारी बोस के साथ में ये सिंगापुर पहुंच गए, और सिंगापुर पहुंचने कितनी तारीख को? 2 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट डेट। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेट है वो याद रखना बेटा मित्रों, 4 जुलाई 1943। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। ये इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि इस दिन रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। उनको सर्वोच्च कमांडर नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? सर्वोच्च कमांडर बना दिया। एक तो ये काम किया, कितनी तारीख को? 4 जुलाई 1943 को। कहां पर हुआ था ये काम? तो आप कहेंगे सिंगापुर में। क्लियर? एक बात। दूसरा, जो भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का सर्वे सर्वा भी बना दिया। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। किसने? रास बिहारी बोस ने। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये हो गया। अब देखिए, यहीं पर सुभाष के द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो पिछले पहले भी पूछा जा चुका है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जो आदर्श वाक्य रखा वो कहाँ पे रखा? तो सिंगापुर में रखा। कब रखा? जुलाई 1943 में रखा। और वो आदर्श वाक्य क्या था? एकता, विश्वास एवं त्याग। एकता, विश्वास एवं त्याग। आपसे पूछे आजाद हिंद फौज का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? तो एकता, विश्वास, त्याग। ये इसको याद रखना है। आदर्श रखा क्या? एकता, विश्वास एवं त्याग। एकता, विश्वास एवं त्याग किसने रखा? रास बिहारी बोस ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कि ये कहानी सबको समझ में बैठ गई होगी। अब देखिए,
इसके बाद में धीरे धीरे प्रोसेस चलती रही। समय आ गया 21 अक्टूबर 1943 का। इसको गोल्डन डे माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस दिन को स्वर्णिम दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय, इसी दिन नेताजी के द्वारा, नेताजी ने, मैंने कहा ना अब नेताजी नाम से संबोधित करूंगा, और इस घटना का मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं थोड़ी देर पहले कि नेताजी के द्वारा भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किस दिन हुई? 21 अक्टूबर 1943 को। इसी वजह से इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णिम दिन माना जाता है। ये घोषणा कहाँ पर हुई थी? थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, सिंगापुर में। सिंगापुर में जगह का नाम पूछ ले, हालांकि पूछेगा नहीं। एक सिनेमा था, एक सिनेमा हॉल था, उसमें इनके द्वारा ये कार्य किया गया। वो सिनेमा कौन था? कैथे सिनेमा। कैथे सिनेमा। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, ये सरकार का मुखिया कौन बने? स्वयं। स्वयं से मतलब तो बोलो सुभाष चंद्र बोस इसके मुखिया बने, और कैथे सिनेमा में इसकी घोषणा की गई थी। और ये घोषणा कब हुई थी तो इसके बारे में बताया मैंने आपको, 21 अक्टूबर 1943 को ये घोषणा की गई थी। इतनी बात क्लियर? अब देखो, इसके मुखिया खुद बने, इसके प्रधानमंत्री खुद बने, मुख्य सेनापति खुद बने, और उनके द्वारा इसकी शपथ ली गई। शपथ कि मैं ईश्वर के नाम पर ये पावन शपथ लेता हूं कि भारत और उसकी, उस समय जनसंख्या जो थी वो 38 करोड़ थी भारत की, कि मैं ये शपथ ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि मैं भारत और उसकी 38 करोड़ जनता को स्वतंत्र करवा के ही दम लूंगा। ये शपथ कब ली गई तो आप कहेंगे 21 अक्टूबर 1943 को। किसके द्वारा ली गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किस अवसर पर ली गई? भारत की प्रथम अस्थायी सरकार के गठन के दौरान ली गई। इसके प्रधानमंत्री कौन बने? खुद सुभाष चंद्र बोस बने। इसके बाद में भारत के मुख्य सेनापति कौन बने, या फिर आप कह सकते हैं आजाद हिंद फौज के मुख्य सेनापति कौन बने? तो भी सुभाष चंद्र बोस बने। यहां तक का सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर? अब देखो, इसी समय इनके द्वारा यहां पर ब्रिटेन अमेरिका युद्ध, ब्रिटेन अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ठीक है? और देखिए, इस समय एक और इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो भारत की प्रथम अस्थायी सरकार थी, इस सरकार को विश्व के अनेक देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई। यानी अनेक देशों ने भारत को इस समय स्वतंत्र मान लिया था, और वो बड़े देश थे, और जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 9 बड़े देशों ने हाथों हाथ भारत की अस्थायी सरकार को समर्थन दे दिया। कौन कौन से? आपसे नाम पूछ ले, मैं चलो वैसे पूछता नहीं है लेकिन बता देता हूं। कोरिया,
चीन, बर्मा, आयरलैंड, कोरिया, चीन, बर्मा, आयरलैंड, जापान, जर्मनी तो थे ही। जापान और जर्मनी तो स्टार्टिंग से ही साथ हैं, इस चीज को भी आप समझिए। तो ये दो देश और हो गए, इटली, थाईलैंड और फिलीपींस। इटली, थाईलैंड और फिलीपींस, ये वो प्रारंभिक 9 बड़े देश हैं जिन देशों के द्वारा भारत की अस्थायी सरकार को अपना समर्थन प्रदान किया गया। क्लियर? अब देखो, भारत और इंग्लैंड जापान और इंग्लैंड का युद्ध हुआ था। चलो अगले पेज पे बताता हूं। जापान इंग्लैंड युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था? जापान। और जापान ने इंग्लैंड से अनेक क्षेत्र जीत लिए थे और उन अनेक क्षेत्रों में से 2 जो क्षेत्र थे वो भारत के पास थे। या भारत के ही क्षेत्र थे। ये दोनों द्वीप थे, द्वीप समूह कह सकते हैं इनको अपन। कौन कौन से? तो आप कहोगे एक तो अंडमान और दूसरा निकोबार। जापान की सरकार ने जो वहां के प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने जो वायदा किया था, उन्होंने पूरी तरह से अपना वायदा निभाया। उन्होंने क्या किया कि ये जो दोनों द्वीप थे, इन दोनों द्वीपों को उन्होंने इंग्लैंड से जीता और इंग्लैंड से जीत करके भारत की अस्थायी सरकार, जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जिसका गठन हुआ था, उनको सौंप दिया। कब? दो द्वीप समूह भारत की अस्थायी सरकार को सौंपे। ये दोनों द्वीप किसको सौंप दिए? सुभाष चंद्र बोस, एक तरह से ये मान सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को। और इनके नाम फिर सुभाष ने एक का तो रखा शहीद द्वीप, एक का नाम रखा स्वराज द्वीप। इनके नाम रख दिए। क्लियर? 8 नवंबर 1943 की यह घटना है। कब सौंपे थे? 8 नवंबर 1943। क्या नाम लिखे रखे? शहीद और स्वराज द्वीप। इन दोनों द्वीपों का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक प्रशासक भी नियुक्त किया गया। तो एग्जामिनर अगर डेप्थ में जाए तो आपसे पूछ सकता है कि इनका प्रशासक किसको बनाया गया। तो लेफ्टिनेंट कर्नल एडी लोगनादान, लेफ्टिनेंट कर्नल एडी लोगनादान, इसको क्या नियुक्त किया था? प्रशासक नियुक्त किया था। कौन से द्वीपों का? अंडमान और निकोबार द्वीपों का। ये घटना कब की है? 8 नवंबर 1943 की है ये घटना। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? और इस तरीके से धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति में भी इजाफा हो रहा था। धीरे धीरे सैन्य ताकत भी उनकी बढ़ रही थी।
और इससे परेशान कौन हो गई? अब अंग्रेजी सरकार इससे परेशान होगी और उनको परेशान करते समय इनके द्वारा एक कार्य और कर दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का गठन और कर दिया गया इसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसकी भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, नाम से स्पष्ट है कि भैया ये जो ब्रिगेड थी ये महिलाओं से संबंधित थी। इसको झांसी की रानी ब्रिगेड भी कहा गया है ना। तो एक अलग से इसका नाम लिख देता हूं मैं, झांसी की रानी ब्रिगेड, झांसी की रानी ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड या झांसी की रानी ब्रिगेड इसका नाम रखा गया। एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना की गई वो भी उसके तुरंत बाद में ही हो गई थी। कहां पर? सिंगापुर में। अस्थायी सरकार के गठन के तुरंत बाद में सिंगापुर में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इसकी जो कैप्टन नियुक्त की गई, कप्तान, वो बनाया गया लक्ष्मीबाई को। एक महिला थी जिनका नाम था लक्ष्मीबाई, उनको इसका कप्तान नियुक्त किया गया, संचालिका बनाया गया था। क्लियर? कप्तान लक्ष्मीबाई इसकी, कैप्टन लक्ष्मीबाई इसकी संचालिका बन गई, संचालक हो गई। इतनी कहानी क्लियर। अब सुभाष रुक नहीं रहे हैं, धीरे धीरे इनके द्वारा 3 ब्रिगेड बनाती गई। जो आईएनए था आजाद हिंद फौज में, उसमें 3 ब्रिगेड गठन की गई, 3 ब्रिगेडों का गठन किया गया। कौन कौन सी? तो वो पहली ब्रिगेड गांधी ब्रिगेड, दूसरी ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड, तीसरी ब्रिगेड नेहरू ब्रिगेड। 3 ब्रिगेड कौन कौन सी? गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और एक थी झांसी की रानी ब्रिगेड, महिलाओं की। 3 ब्रिगेड ये हो गई। एक चीज और बता दूं आपको, आजाद हिंद आईएनए, आजाद हिंद फौज का जो ध्वज था वो बिल्कुल कांग्रेस के ध्वज की तरह ही था। मैंने क्या कहा? आईएनए का ध्वज, ध्वज यानी झंडा जो था वो किसकी तरह था? कांग्रेस के ध्वज के समान। और कांग्रेस का ध्वज कैसा था? तो आप कहेंगे तिरंगा, तिरंगा जिसमें बीच में क्या था? बीच में चरखा था। अब मैंने कहा कि बिल्कुल उस तरह नहीं था, उसके समान था। यानी आईएनए के ध्वज में चरखे की जगह परिवर्तन किया गया था। चरखे के स्थान पर दहाड़ता शेर रखा गया था। बस, बाकी वो रंग तो सेम थे। ऐसे कैसे? जो कांग्रेस के झंडे के बीचों बीच जो चरखा था, उस चरखे को हटा दिया और उसके स्थान पर किसको लगा दिया? शेर को। यानी सीधा ये बताने का प्रयास किया गया था कि चरखे से आज़ादी नहीं, दहाड़ने से आज़ादी मिलेगी, शक्ति से आज़ादी मिलेगी, ताकत का प्रयोग करना पड़ेगा, अहिंसा आज़ादी का रास्ता नहीं है। ये इस ध्वज के माध्यम से भी उन्होंने क्लियर कट बता दिया था। तो ये इसके झंडे की बात बता दी मैंने। क्लियर? अब एक चीज समझिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जापानी सरकार के द्वारा 2 द्वीप दे दिए गए थे,
तो आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे पहले स्वतंत्र प्रदेश कौन सा था, तो आप कहेंगे अंडमान। ठीक है। तो नेताजी अब 1943 के अंतिम दिन, हाँ लास्ट दिन, यानी 31 दिसंबर 1943 को ये अंडमान पहुंचे। कहां पहुंचे? अंडमान द्वीप पर पहुंचे। और वहां जाकर क्या करेंगे? वहां जाकर के इन्होंने वहां की स्थिति को देखा कि भैया जो प्रशासक जिसको नियुक्त किया गया था वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। फिर सीधा यहां से पहुंच गए बर्मा। कहां पहुंच गए? बर्मा। क्लियर। और बर्मा जाकर के वहां भी, बर्मा में भी अस्थायी सरकार का गठन। एक तो ये, अगला बर्मा में इनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कहां पर? बर्मा में की गई। और इनके द्वारा आई आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहां बनाया गया? रंगून बनाया गया। ऐसा नहीं है कि अब केवल रंगून में ही मुख्यालय रहेगा। क्लियर? समझिए, एक चीज समझिए, क्योंकि आईएनए का मुख्यालय जो था वो सिंगापुर में भी था, तो अब इन्होंने दूसरा मुख्यालय स्थापित कर दिया रंगून में। उसका कारण समझाता हूं। देखिए, यहां पर इस तरफ सिंगापुर पड़ गया, ऐसे मान लो जापान के इधर पड़ता है, दूर पड़ गया। बर्मा कहां पड़ रहा है? यहां पर। तो बर्मा से भारत में एंट्री बहुत आसान थी। इसी कारण को देखते हुए उन्होंने एक दूसरा मुख्यालय कहां पर गया स्थापित किया? रंगून में स्थानांतरित किया। क्लियर? तो अब आईएनए के मुख्यालय कितने हो गए? 2, एक सिंगापुर में और दूसरा मुख्यालय रंगून में। आईएनए के कितने मुख्यालय बन गए? 2, एक सिंगापुर में और दूसरा रंगून में। ये रंगून वाला जो इनके देखो 31 दिसंबर 1943 को यहाँ थे, उसके बाद में तुरंत बर्मा पहुँच गए, यानी जनवरी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। फर्स्ट वीक में, लगभग 6 या 7 तारीख के आसपास, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्लियर? मैंने बताया कि बर्मा में स्थापित क्यों की गई थी, क्योंकि बर्मा से भारत के पूर्वी हिस्से में यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान था। इसी वजह से उनके द्वारा बर्मा में आईएनए का मुख्यालय स्थापित किया गया था। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर पूरी अपनी सेना वेना तैयार कर ली बर्मा पे, सिंगापुर में पहले से थी। अब अगले महीने नेताजी के द्वारा जो रणनीति तैयार की गई थी, उस रणनीति के तहत अब युद्ध शुरू किया जाएगा। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेज, इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध इन्होंने युद्ध की घोषणा की थी, मैंने पहले बताया आपको, जब अस्थायी सरकार का गठन किया था उस समय। अब उसको ये धरातल पर लेकर आ रहे हैं अपनी योजना को। क्लियर? अब योजना को धरातल पर लेके आए, दिन था 4 फरवरी का, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है भाई ये। इस दिन बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां धरती पर आई थी, है ना। हाँ, तो 4 फरवरी 1944 आईएनए के द्वारा, इंडियन
वो आजाद हिंद फौज, इंडिपेंडेंट इंडियन आजाद हिंद फौज के द्वारा क्या किया गया, जो अराकान क्षेत्र था यहां पर युद्ध प्रारंभ किया गया। युद्ध प्रारंभ भी हुआ और इस युद्ध में विजय भी प्राप्त की। अब इस विजय से आजाद हिंद फौज और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, दोनों का ही मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, मनोबल बढ़ गया। तो अब इन्होंने क्या किया, मार्च के महीने में 18 मार्च 1944 को भारत में प्रवेश कर दिया। सेना सहित भारत में प्रवेश किया। क्लियर। और ये भी एक गोल्डन डे माना जाता है भारतीय इतिहास में, 18 मार्च 1944 का। क्लियर। और जैसे ये प्रवेश कर चुके थे और इन्होंने अब कहा कि भैया अब हम इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध करेंगे, और इस युद्ध की जो घोषणा थी वो की इन्होंने 21 मार्च को पूरे विश्व को रेडियो पर संबोधित करते हुए इन्होंने ये घोषणा कर दी और इस घटना की सूचना दे दी। क्लियर। अब देखिए, मैंने कहा पूर्वी क्षेत्र से ये भारत में इन्होंने प्रवेश किया। यहां पर इम्फाल का क्षेत्र, इधर कोहिमा का क्षेत्र, यहां आसपास के 8 बड़े क्षेत्र थे। भाई इधर से तो आए थे ये, तो इन 8 बड़े क्षेत्रों में युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी पूर्वोत्तर में सबसे पहले आजाद हिंद फौज के द्वारा भारतीय आजादी का संघर्ष प्रारंभ किया था। क्लियर। अब क्या हुआ, 21 मार्च को युद्ध की घोषणा कर दी। अप्रैल का महीना आ गया, डेट थी 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को इन्होंने क्या किया कि जो कोहिमा का क्षेत्र था, कोहिमा की जो छावनी थी और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्लियर। कोहिमा का जो किला था, वो जो जिसमें छावनी बना रखी थी, उस कोहिमा का किला और उसके पास जो कोहिमा की छावनी थी और उसके आसपास के क्षेत्र पर नेताजी की आजाद हिंद फौज के द्वारा अधिकार कर लिया गया। ये घटना तो कब की है, 8 अप्रैल की। अगले दिन यानी 9 अप्रैल को इन्होंने इम्फाल पर घेरा डाल दिया। 8 अप्रैल को कोहिमा जीत लिया और 9 अप्रैल को इम्फाल पहुंच गए। इम्फाल को पूरी तरह से घेर लिया, घेरा डाल दिया। क्लियर। और अब एक जाबांज योद्धा, जाबाज वीर योद्धा जिनका नाम कर्नल S.A. मलिक था। ये आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे और इनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज भारत के अंदर तक भारत में प्रवेश कर चुकी थी। क्लियर। और अब इन्होंने अगला जो टारगेट बनाया वो बनाया किसको, मणिपुर को। और क्या किया, 14 अप्रैल को मणिपुर में एक जगह जिसका नाम था मोरांग, जगह का नाम ध्यान रखना, मोरांग।
और मोरंग पर 14 अप्रैल को इनके द्वारा ध्वज फहरा दिया गया था, झंडा फहरा दिया गया था। यानी आजाद हिंद फौज की पहुंच मणिपुर के मोरंग तक हो चुकी थी। कितनी तारीख की बात है? 14 अप्रैल 1944 की ये घटना है। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखिए आगे चल रहे हैं। जो मोरंग कहाँ है? मणिपुर में। जो मोरंग का एक क्षेत्र था, इसको अंग्रेजी सरकार से क्या करवा दिया? मुक्त करवा दिया। अंग्रेजी सरकार से मुक्त करवाया। कौन सा क्षेत्र? मणिपुर का मोरंग क्षेत्र। तारीख का बताई? 14 अप्रैल 1944। क्लियर? अब ये मोरंग इंपॉर्टेंट जगह भी है। इस मोरंग को आपको ध्यान इसलिए रखना है कि बाद में इस मोरंग नामक स्थान पर आजाद हिंद फौज का शहीद स्मारक बनाया गया। आजाद हिंद फौज का शहीद स्मारक कहाँ है? मोरंग, मणिपुर में। और ध्यान दीजिए, ये शहीद स्मारक किन के लिए बनाया गया? जो सैनिक भारत की इस आज़ादी की लड़ाई में आजाद हिंद फौज की तरफ से शहीद हो गए थे, उनको सम्मान देने के लिए मोरंग मणिपुर में आजाद हिंद फौज का स्मारक बनाया गया। और ये स्मारक एक पवित्र स्थान माना जाता है। बोलो। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, 14 अप्रैल की घटना हो गई। अब बात करते हैं 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को आजाद हिंद फौज के द्वारा वापस इम्फाल की तरफ रुख किया गया। तो इम्फाल पर पुनः आक्रमण कब हुआ? 18 अप्रैल के दिन। और इस समय देखो, यहां से जो घटना है, यहां से जो परिदृश्य है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इसको मैं अलग पेज पर बता रहा हूं आपको। 18 अप्रैल मैंने क्या कहा? इम्फाल पर पुनः आक्रमण। ठीक है। और महीना आ गया अप्रैल का। और उसी समय बर्मा में, देखो इनका जो आईने का मुख्यालय कहां पर है? बर्मा में, रंगून। और बर्मा में क्या हो गई? शुरुआत, भयंकर बारिश की शुरुआत हो चुकी थी। भयंकर बारिश यानी मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। और बर्मा में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने से अब क्या होगा? जो रंगून को भारत से यानी पूर्वी भारत से जोड़ने वाला जो मार्ग था, वो मार्ग पूरी तरह से क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। एक चीज समझिए, अब मार्ग अवरुद्ध होने से नुकसान क्या होगा? मैंने आपको बताया कि मुख्यालय है रंगून में, तो जो सहायता पहुंचेगी वो कहां से पहुंचेगी? बर्मा से यानी रंगून से पहुंचेगी। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, कोई सैनिक घायल हो जाएगा तो उसको भी वहीं ले जाया जाएगा, मुख्यालय वहीं पर है। रसद सामग्री भी कहां से आएगी? तो भी कहां से आए? वो भी रंगून से आएगी। लेकिन बाढ़ आने की वजह से पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो कीचड़ फैल गई। पहाड़ी क्षेत्र था, पूरे के पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए। इस वजह से क्या हुआ कि आजाद हिंद फौज का कनेक्शन अपने मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका था। क्लियर? और इस वजह से इस संघर्ष में आईएनए क्या हो गई? परास्त हो गई। अगर इस समय बारिश नहीं आती, बाढ़ नहीं आती, तो संभवतः आजाद हिंद फौज की इस युद्ध में भी विजय होती।
अब देखिए, इस कीचड़ दलदल की वजह से आजाद हिंद फौज को वापस पीछे हटना पड़ा, लेकिन अभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस निराश नहीं है। उन्होंने पुनः प्रयास प्रारंभ किया। किसके लिए? भारत पर पुनः अधिकार करने के लिए। और इसी, ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात इन्होंने इसी समय कही थी। कौन सी? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा प्रयास है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। घटनाक्रम एक सीक्वेंस में चल रहा है पूरा, स्टार्टिंग से अभी तक, और इसी वजह से मैं चाहता तो मैं ये बात पहले भी कह सकता था कि भैया इनका प्रसिद्ध नारा ये है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन किस समय कौन सी बात कही गई थी, इस वजह से मैंने ये बात अब बताई कि जो भारत बर्मा से जो आक्रमण किया गया था, इम्फाल पर दूसरा आक्रमण 18 अप्रैल का, इस समय ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्लियर? अब देखो, वापस प्रयास शुरू किए। मैंने कहा जो पूर्वी एशियाई देश थे, उनमें रहने वाले भारतीयों को इन्होंने तैयार किया था और बाद में इन्हीं भारतीयों को पुनः संबोधित किया और पुनः संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी विश्व के किसी भी देश को, मतलब विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसको बिना खून बहाए आज़ादी प्राप्त हुई हो, और अगर हमें आज़ादी प्राप्त करनी है तो हमें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्लियर? और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर? सबको समझ में बैठ गई? और अब हुआ क्या कि यहीं से इन्होंने जब दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों को संबोधित कर रहे थे, इसके बाद यहीं से इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट नारा दिया था, और वो नारा कौन सा था? दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो। तो एक तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा, और एक ये नारा दिल्ली चलो का नारा, ये भी इनके द्वारा 1944 में ही दिया गया था। कब दिया गया? 1944 में। ये बात भी कब कही गई? 1944 में। और उनको संबोधित किया कि भैया ये खून बहेगा तो बहेगा, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये विश्व पटल पर होने वाली ऐसी घटना है जिसके लिए ये खून बहाने की आवश्यकता ही है। तो वो संबोधन भी इन्होंने उसी समय दिया था। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। अब वो पुनः भारतीयों को उन्होंने जोश से भरा, पुनः तैयार किया, युद्ध के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी और तैयार हो गए सब। लेकिन अब बाजी पलट चुकी थी और ये कार्य इनका व्यर्थ ही गया। व्यर्थ क्यों गया इसकी बात बताता हूं आपको, क्योंकि 7 मई 1945 को जर्मनी ने हार स्वीकार कर ली। ये बड़ी घटना घटित हो गई। 7 मई 1945 को जर्मनी पूरी तरह से हार चुका था। 6 अगस्त 1945
और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों क्या थे? जापान के प्रमुख नगर। इन दोनों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए और जापान की रीढ़ तोड़ डाली थी इन दो दिनों ने, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। अब क्या हुआ? अब पूरी तरह से 13 अगस्त 1945 तक जापान ने भी क्या कर ली? हार स्वीकार कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और अब अमेरिका इंग्लैंड का जो गठजोड़ था वो पुनः शक्तिशाली हो गया, वो विजित हो गया। देखिए, जापान ने पहले इंग्लैंड को हराया था, लेकिन अमेरिका के हाथों यह हार गया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा परमाणु बम गिरा दिए गए थे। और दोनों की पराजय जब हुई तो दोनों की पराजय से नेताजी निराश हो गए। और इन्होंने सैगोन हवाई अड्डे से क्या की? यात्रा प्रारंभ की, या ये कहें उड़ान भरी। उदास निराश मन से ये 17 अगस्त को यहाँ से रवाना हो गए कि अब यार ये तो जो अपने दो बड़े जिन देश थे जिन्होंने अपने को सहयोग किया था, वो दोनों तो पराजित हो गए। इन्होंने तो पराजय स्वीकार कर ली। अभी दोबारा इस स्थिति में भी नहीं है कि युद्ध करेंगे, तो अपना क्या होगा? अपने को और कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और वहाँ से निराश होकर के 17 अगस्त को वहाँ से इन्होंने प्रस्थान कर लिया। एक चीज़ समझना, इस समय इनको कर्नल हबीबुर रहमान ये इनको यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, सैगोन हवाई अड्डे तक। क्लियर? और यहाँ से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। अगले ही दिन 18 अगस्त, इंपॉर्टेंट थे, देखो 17 अगस्त को चले, 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा जो द्वीप है वहां पर इनका वायुयान टकराया। टकराने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु। ये आज भी भारतीय इतिहास का विवादास्पद पहलू है ना? तो ये माना नहीं जाता। कई तो ऐसा भी कहते हैं कि बहुत दिनों तक वो भेष बदल कर रहे थे, भेष बदल कर भारत भी आए थे। तो फार्मोसा द्वीप, एक चीज़ समझना, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि इनके जो अवशेष थे, यानी जब ये मान लिया गया कि इस जहाज में थे और ये मर चुके थे, तो इनके अवशेषों को टोक्यो ले जाया गया। और टोक्यो में एक जगह है, वहां पर स्थापित किया गया जिसे रेनकोजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। रेनकोजी मंदिर इसमें स्थापित किया गया। तो ये यात्रा थी सुभाष चंद्र बोस की, जो उड़ीसा से प्रारंभ हुई, कटक से प्रारंभ हुई और जाकर के जर्मनी, रूस, जापान होती हुई भारतीय आज़ादी के लिए इनका जो संघर्ष था वो इस प्रकार से चलता रहा। और जाकर के ये संघर्ष 18 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या हुआ? जो आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज के
बहुत से सैनिकों को, लगभग 20,000 सैनिकों को लाल किले में कैद कर दिया गया। लाल किले में उनको कैद करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उनको छुड़ाने के लिए भारतीय जनता के द्वारा रिहाई की मांग की गई और कांग्रेस के द्वारा उस समय उनकी रिहाई के लिए 5-6 वकीलों की एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर भूला भाई देसाई का। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, भूला भाई देसाई, जिनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी। क्लियर। और इन्होंने क्या किया, आसफ अली, रघुनंदन शरण और कैलाश चंद काटजू, ये मैं 6 नाम लिख देता हूं आपको। एक तो जवाहर लाल नेहरू थे, एक भूला भाई देसाई थे। ये भूला भाई देसाई, मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम रहेगा इसमें, इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी। तेज बहादुर सप्रू, ये भी महत्वपूर्ण वकील उस समय भारत के। आसफ अली, रघुनंदन शरण, ये भी महत्वपूर्ण उच्च कोटि के वकील। कैलाश चंद काटजू, इनके द्वारा, ये कांग्रेस समर्थित थे। कांग्रेस के द्वारा जो रक्षात्मक कमेटी की स्थापना की गई थी कि भैया अगर इनके ऊपर 20,000 लोगों के ऊपर यदि मुकदमा चलाया गया है तो आप कांग्रेस की तरफ से आप इनके लिए ये केस लड़ेंगे। तो रक्षात्मक कमेटी के ये 6 सदस्य थे, इन 6 सदस्यों को नियुक्त किया था। अब सरकार के द्वारा सैन्य न्यायालय में आजाद हिंद फौज के जो प्रमुख 3 उच्च पदाधिकारी थे उनके ऊपर अभियोग चलाया गया, जिसे INA ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आजाद हिंद फौज त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। समझिए एक बात, त्रिकोण के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि 3 प्रमुख व्यक्तियों के ऊपर, 3 कमांडरों के ऊपर ये अभियोग चलाया गया था। शहनवाज खान, PK सहगल और गुरदयाल ढिल्लन। क्लियर। इनके ऊपर लाल किले में जो सैन्य न्यायालय बिठाया गया उसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर अभियोग चलाया गया, मामला चलाया गया, जिसमें इनके द्वारा भूला भाई देसाई और ये एंड कंपनी जो थी इसके द्वारा इनके समर्थन में केस लड़ा गया। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप इन लोगों ने ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया है और इन तीनों को दोषी माना गया और इनको सजा भी दी जाने वाली थी, लेकिन भारतीय जनमानस की भावनाओं को देखते हुए कि कहीं भारत में फिर से विद्रोह ना हो जाए, इस वजह से इन तीनों को रिहा करना पड़ा। और जो वो 20,000 जो सैनिक थे उन सबको धीरे धीरे रिहा करना पड़ा। यह अभियोग चलाया गया था 5 नवंबर 1945 को और इसकी सुनवाई चली थी 31 दिसंबर 1945 तक।
और इस केस को INA ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। ये तीनों व्यक्ति शहनवाज खां, PK सहगल और गुरदयाल ढिल्लन, ये 3 व्यक्ति थे जिनके ऊपर अभियोग चलाया गया। उसी अभियोग को INA ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये आज़ाद हिंद फौज भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपने रास बिहारी बोस के समय भी पढ़ा था और सुभाष चंद्र बोस के समय भी पढ़ा था। और सुभाष चंद्र बोस को मैंने 2 क्लासेस के अंदर मेरी तरफ से कंप्लीट करवा दिया है। संभवतः कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो अब लेता हूं मैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।